हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस बार आप जो है हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया आंसर पेपर का सेट है उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे में दुआ भी करता हूँ और निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टूडेंट्स, पिछले जो हमने 2020 में फर्स्ट सेट शुरू किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा सेट जो है सन 2020 का, जिसका संकेतांक क्या है 346x3। सेट नंबर 2 है। 5 सेट होते हैं, उसमें एक दूसरा सेट है और बहुत ही जल्दी हम इनको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको तैयारी करने का समय मिल जाए। तो बिना किसी इंतजार किए हुए, बिना किसी देर किए हुए हम इस सेट को शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तित रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो आपको पता है अच्छी तरह से इसमें क्या होता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम में चले चाहे न चले। किसी प्रकार का वायु हो, जल हो, कांच हो, कुछ भी हो, उसमें आवृत्ति निश्चित रहती है, क्योंकि आवृत्ति जो है उस प्रकाश का एक गुण होता है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर है आपका, उत्तर नंबर एक का उत्तर जो आपका आएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। आवृत्ति जो है वो निश्चित रहती है, ये बात आप जानते भी होंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के आवश्यक परत में होते हैं या होता है केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। तो जैसे पीएन संधि होती है इस तरह से, ये पी और एन टाइप के जो क्रिस्टल हैं, इनके ऐसे ये जो है ये आवश्यक परत होती है। तो इसमें ना तो कोटर होते हैं ना ही आपको क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना होल्स ना इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इसमें नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी सही है, ना तो कोई कोटर, सॉरी ना तो इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। क्या इसका हुआ, इसका हो जाएगा डी वाला, ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, इनमें से कोई नहीं होता। ये बात आप समझ गए हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यंत प्रभावी होगा। सूक्ष्म तरंगें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश। हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव में बता चुके हैं कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उससे इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से जल निकलेंगे। तो यहाँ पर जो परावैंगनी किरणें हैं, परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और जब ये जस्ते की प्लेट पर पड़ती हैं, धातु पर पड़ती हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत शीघ्रता से उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर जो जस्ते की प्लेट के लिए सबसे अधिक विकिरण उत्सर्जित करने के लिए प्रभावी रहेगा वो आपका परावैंगनी प्रकाश रहेगा। तो इसमें डी सही है, उत्तर एक का गा, इसमें आपका जो है परावैंगनी प्रकाश, ये बहुत ही उत्तम है। अब कहा प्रश्न है, इसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे।
इसके बाद में एक उआ, उत्तर जो है एक उआ खंड का, ये क्या होगा देखो इसमें प्रश्न दिया है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जल का अपवर्तनांक आपको दिया है। तो तरंगदैर्घ्य आपके वो आपको दी हुई है, तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, लैम्डा बराबर आपको दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम। अब जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक, इसको हम NW भी कह सकते हो या ANW कह सकते हो, कुछ भी करो। तो यहां से आपका हो गया 4/3। अब आपको निकालना क्या है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य, जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा डब्ल्यू मान लो, ऐसे ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन में एन डब्ल्यू, अर्थात लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन एन होता है। तो यहां से वैल्यू रख लीजिए, इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6400, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू की मान 4/3, ये 3 ऊपर ले जाओ तो 6400 गुणा 3 बटे में आपका हो जाएगा 4, 4 से काट दो 16 64, ये 1600 आ गया। इस तरह से तरंगदैर्घ्य आपकी कितनी होगी 4800 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही है, देख लीजिए आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में उत्तर 1/4 में देखिए कैसे करते हैं। उत्तर नंबर आपका 1/4, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें डाल देते हैं पहले उत्तर 1/4। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज है, अब कुंडली होती है L, प्रेरकत्व को L से प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर कुंडली के लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज इसलिए VL कहेंगे, और इसके बीच में जो धारा है उसे हम IL कहेंगे। सिंपली आप जानते हैं वोल्टेज को V और धारा I होती है, अब क्योंकि इसका नाम दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज, कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज हम कह सकते हैं VL, और बराबर होगा 40 वोल्ट। इसके बीच जो धारा है L के बीच में उसे हम IL कह सकते हैं, सफिक्स में लिखेंगे नीचे हटा के। ये आपका 80 मिली एम्पियर है, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे किसमें, एम्पियर। तो 80 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर होगा। अब कहते हैं कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात आपको निकालना है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ये आपका एक्सल होता है। प्रेरण प्रतिघात है कुंडली के सिरों के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो प्रेरण प्रतिघात है, और प्रतिरोध का सूत्र आप जानते हैं R बराबर B अपॉन I। उसी तरीके से यहाँ पे R की जगह पर क्या है, एक्सल है, तो यहाँ हो जाएगा एक्सल बराबर हो जाएगा VL अपॉन में IL। यहाँ मान दीजिए VL का मान आपके पास है 40, और बटे में आपका 80 गुणा 10 की घात -3, 40 से कम 40, 40 दूनी 80। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2, और ये माइनस की जो 3 है ऊपर ले जाओ, प्लस क्यों हो गया, तो 1/2, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, इसे काट दो तो यहाँ 500 आ गया। इस तरह से जो एक्सल है आपका 500 ओम आ गया, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपका ठीक है, कौन सा, ए वाला, ए ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर नंबर 2 का, ये लीजिए सही से, उत्तर 2 का
उत्तर 2 का में देखिए क्या है, उत्तर 2 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए पहले, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पर चुंबकीय हैं, पारा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम और बिस्मथ। तो इसमें जो है प्रचुंबकीय पदार्थ आपका पारा है और साथ में बिस्मथ है। प्रचुंबकीय पदार्थ हो गए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पारा हो गया और दूसरा आपका बिस्मथ, ठीक है। और अनिचुंबकीय कौन सा लिख दे रहे हैं और भी पदार्थों को, अनिचुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया। और जो लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय पदार्थ आपका जो है वो हो गया कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट या फिर ये सब क्या है, लौह चुंबकीय है। अनचुंबकीय आपका एल्युमिनियम हो गया इस तरह से, तो पारा और बिस्मथ आपके हो गए चुंबकीय। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वाले सेट में कि अनचुंबकीय और चुंबकीय क्या होते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं इनके बारे में। ये 2 का क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 खा का उत्तर हम लिखते हैं यहाँ पर, 2 खा। में देखिए 12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की दीर्घावधि तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। आपको ऊर्जा दर की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखिए ऊर्जा दर की है आपको E बराबर 12.8 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन 10⁻12 के बराबर होता है, 6 के बराबर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा आ गई। अब आपको तरंगदैर्घ्य निकालना है, दीर्घावधि तरंगदैर्घ्य, ठीक है, लैम्डा आपको निकालना है और ये एंगस्ट्रॉम में ही आएगी। जब इसकी ऊर्जा आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एंगस्ट्रॉम में आएगी, और ऊर्जा को अगर हम जूल में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर जो आएगा लैम्डा का मान वो मीटर में आएगा। इसके लिए 2 तरीके निकालने के हैं। एक तो हम क्या करें, इसमें लैम्डा बराबर जो फार्मूला आपका होता है, लैम्डा बराबर h/√2 mk या me कह सकते हैं। एक ये फार्मूला हो सकता है, इसमें h का मान रखें, m का मान रखें, e का मान रखें और इसके बाद में लैम्डा आपका आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जो कहीं भी तरंगदैर्घ्य अगर निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आपको दे रखी है, तो सीधे हम चाहे हार्डवेयर स्पेक्ट्रम में हो चाहे कहीं भी हो, हम उसकी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डाने एंड हंट का जो रूल है, डाने हंट का सूत्र ये होता है कि लैम्डा बराबर 12,375 और बटे में ई। शर्त यह है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होनी चाहिए, तब ये तरंगदैर्घ्य आपके एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो यहाँ मान रखते हैं इसका 12,375 बटे में ई का मान आपके पास है 12.8 गुणा 10⁻6। ये पॉइंट हटा दीजिए, 0 बना दीजिए, और जब हम इसको भाग देंगे तो आएगा आपका 966.79 बराबर के देख लीजिए आप, गुणा 10⁻, प्लस 6 ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो गया। इतने आपके या निष्ठान इसको ठीक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 9.6679 गुणा 10⁻, इधर जब आएंगे 2 स्थान तो 2 घातें इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो प्लस की घातें बढ़ती हैं और प्लस की 2 बढ़ेंगे तो इसका मतलब उसकी घात -4 हो जाएगा।
ये एंगस्ट्रॉम में आना, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, उसमें निकालना है मीटर में, तो क्या करेंगे 10 की घात माइनस 10 से क्या करेंगे, इसको हम और गुणा कर देंगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर की होता है। तो लैम्डा बराबर है 9 पॉइंट, इसको लिख लो 6-7 लिख लो अप्रोक्सीमेटली, 10 की घात माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 10। तो इस तरह से आपका 9.67 गुणा 10 की घात माइनस 14 मीटर भी हो सकता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए। ये आपका तरंग निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हार्डवेयर इंस्पेक्टर में भी आप कर सकते हैं, कहीं भी आपको तरंग निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंचा दे रखी है, तो आप इस तरह से अच्छी तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन है आपका 2 का, सॉरी यहाँ पर 2 गा करेंगे पहले, उत्तर नंबर खा के बाद 2 गा। उत्तर 2 गा, 2 गा में दिया है गॉस की प्रमेय क्या है, देखिए गॉस की प्रमेय, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर समझ लें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, उस पृष्ठ से बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर कोई पृष्ठ है उस पर आवेश क्यू है, तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स है आपका, वैद्युत फ्लक्स, ये फाई ई कह सकते हैं आप, ये होता है Q/ε0। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अभी जो बंद पृष्ठ है हमारे, इसमें क्या है, जरूरी थोड़ी प्लस का आवेश हो, माइनस प्लस जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ लीजिए, तो कुल आवेश जो आएगा वही व्यास का मान कहलाएगा। ये माइनस के लिए भी होता है, प्लस के लिए। आप समझ गए होंगे शायद इस बात के लिए। फार्मूला भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घा, उत्तर 2 घा। 2 घा में देखिए क्या है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। तो तरंगदैर्घ्य आपको दे रखी है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। आवृत्ति प्रकाश की है, उसे न्यू कह सकते हैं, न्यू आपको क्या करना है। और प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है c/लैम्डा। आपने फार्मूला पढ़ा क्या, b बराबर क्या होता है, n लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/n। ये सामान्य से सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ b क्या है, b की जगह चाल हो जाएगी प्रकाश की, और n क्या है, n आवृत्ति है, यहाँ पे न्यू आवृत्ति है बाकी की। तो आप इसको ले सकते हैं प्रकाश की आवृत्ति के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम वैल्यू रख लीजिए, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा की वैल्यू है 10 की घात माइनस 10। इसको ऊपर ले जाइए, तो 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 3 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज हो जाएगा। ये न्यू आवृत्ति का मान। बहुत आसान है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इसमें होगा वहां, क्वेश्चन नंबर 2 वहां है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तृप्तता विभव या अंतक विभव या निरोधी विभव एक ही बात होती है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्था विभव से आप क्या समझते हैं? संस्था विभव को निरोधी विभव भी कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है, बहुत आसान है। ये आपका हो गया 2, वहां 2, इस तरह से। ये आपका अंतक वोल्टता या निरोधी विभव या क्या कहते हैं इसके लिए, संस्तब्धता या संस्तब्ध विभव कह सकते हैं, संस्तब्ध विभव, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए संस्तब्ध विभव क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, ये बात इसके अंदर है, एक प्लेट यहाँ लगी हुई है, यहाँ क्या करते हैं हम, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ एक प्लेट लगी हुई है, क्या करते हैं, ये का आपका कैथोड होता है, एनोड होता है। ये कैथोड हो गया मान लीजिए और ये एनोड हो गया, ठीक है, सॉरी एनोड है। तो अब क्या करते हैं, जब इसमें वोल्टेज लगा देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, नहीं उल्टा हो गया भाई, तो इसको यहाँ माइनस कर दो, ऐसे कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस, इस तरह से हम जोड़ देते हैं इसे, ठीक है। तो एनोड प्लस होता है, ये माइनस का होता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही क्या होता है इलेक्ट्रोड पर ये प्रकाश पड़ता है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके द्वारा जब इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, वो इसके द्वारा अटैक कर लिए जाते हैं। अब होता क्या है, हम इसके बीच क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज रख देते हैं, यानी वोल्टेज का मान धीरे धीरे इतना कम कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं वो जाना बंद हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो हमारी धारा है वो आपकी बहना बंद हो जाती है। तो ऐसे विभव को क्या कहा जाता है, निरोधी विभव कह सकते हैं, ठीक है। तो जो निरोधी विभव है वो क्या है, वो एक ऐसा मंदनकारी विभव होता है जिसको लगाने के बाद एनोड प्लेट पर जो धारा का मान है वो शून्य हो जाए, तो ऐसे विभव को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतर विभव कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 2 4। उत्तर आपका 2 4 क्या होगा, देखिए उत्तर 2 4 प्रश्न क्या है, इसे समझ लें पहले। 2 4 हाइड्रोजन के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपने जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां पढ़ी हैं उनमें आपको लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंडी 5 आपने श्रेणियां पढ़ी हैं, उसमें कौन कौन सी कहाँ पड़ती है मैं आपको बता दूं। इसमें तो ये पूछा गया है परावैंगनी वाला भाग किसमें कहाँ पड़ता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी आपकी पड़ेगी परावैंगनी भाग या परावैंगनी क्षेत्र कह सकते हो। दूसरा आपका बामर श्रेणी जो है वो आपके दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसके बाद में पाशन श्रेणी जो होती है वो आपके अवरक्त भाग में होती है। और इसके बाद में ब्रैकेट श्रेणी जो है वो आपकी ये भी अवरक्त भाग में होगी। और इसके बाद में फुंड आती है, फुंड श्रेणी भी क्या होगी आपकी अवरक्त भाग में पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में, बामर श्रेणी कहाँ प्राप्त होगी आपको दृश्य भाग में, और जो पाशन है वो अवरक्त भाग में। ऐसी आपकी ब्रैकेट और फुंड दोनों क्या है अवरक्त भाग में प्राप्त होंगी। तो मैंने आपको सारी बता दी यहाँ पर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो थे 1 नंबर वाले ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का की ओर। तो देखिए 3 का क्या है।
एक बार देख ले सही से। तीन का के देखिए क्या होता है। उत्तर आपका तीन का। तीन का में देखिए इसका प्रश्न है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, इसमें आपको ऊर्जा दे रखी है उत्तेजित अवस्था में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये आपको दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एनडी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसके जो स्तर है, लेवल है, उसकी जो ऊर्जा होती है उसको आप जानते हैं n बराबर -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सूत्र होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तेजित अवस्था में अर्थात 3.4 जिस अवस्था में उसकी है वहां पर उसकी ऊर्जा दे रखी है। En की वैल्यू कितनी है आपकी 3.4 है, ये आपको दिया हुआ है। अब कोणीय संवेग निकालना है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आपको J निकालना है या L भी कह सकते हो आप इसके लिए। तो J बराबर क्या होता है, देखो आपने बोहर मॉडल से पढ़ा होगा NH/2π। n क्या है, वो कक्षाओं की संख्या होती है, एनर्जी लेवल की संख्या होती है, और h क्या है, प्लांक नियतांक है, 2π आपका कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर प्लांक नियतांक का जो मान है आप जानते हैं h बराबर होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसके बाद में क्या है, ये सारी वैल्यू हम रखने के बाद हमें प्राप्त कर सकते हैं कैसे, जब तक हमें n की वैल्यू नहीं पता होगी, h की तो पता है, तब तक हम j का मान नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे -3.4 eV बराबर -13.6 eV और बटे में आपका n स्क्वायर। तो ये माइनस करके इसका 4 गुना है, तो n स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4, n बराबर √4, इस तरह से n बराबर 2 आ गया। अब n की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ रख दीजिए, तो आपका j बराबर हो जाएगा 2 गुणा 6.6 गुणा 10⁻34, अच्छा, और बटे में 2π, 2 से 2 कट गया, तो j बराबर आपका आ जाएगा 6.6 गुणा 10⁻34 और बटे में आपका 3.14, 10 गुना बटा के 0 बना लीजिए। तो j का जो मान आएगा हल करने के बाद ये 2.11 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड, ये आपका इसका कोणीय संवेग का आपका मान है। बहुत ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें आप अच्छी तरह से, शायद समझ गया हम उस चीज के लिए। स्टूडेंट बीच में और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस होते हैं उन डेरिवेशंस को भी हम छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा हम आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो एग्जाम में आने की स्थिति में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम उसका वीडियो डालेंगे, तो आप जो है उसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। और साथ में जो साथी नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए आए हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि हमारी टीचिंग कैसी है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे और आप जो है तैयारी करने से वंचित रह जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 का है, सॉरी 3 का तो हो गया, अब खा है 3 खा। तीन खा आप जो है देख सकते हैं क्या है, उत्तर 3 खा। 3 खा में क्या है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण इंटरफेरेंस इसे कहते हैं। अध्यारोपण क्या होता है, अध्यारोपण का मतलब इसमें तरंग क्या करती है, अध्यारोपित करती है अर्थात ओवरलैपिंग करती हैं। तो वो किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस तरह से उनके अध्यारोपण के बाद उनकी तीव्रताएं प्रभावित होती हैं, वो व्यतिकरण के अंतर्गत आती है। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब एक समान आवृत्ति वाली तरंगें क्या होती हैं, समान दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंग की परिणामी तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, और कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो है कम या शून्य होती है। एक बार फिर समझ लें आप अच्छी तरह से, जब दो तरंगें समान माध्यम में, समान दिशा में और समान आवृत्ति से चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंग की जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है, और कुछ बिंदुओं पर तरंग की जो परिणामी तीव्रता है वो आपकी न्यूनतम या शून्य होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण में 2 चीजें निकल के आई, एक परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम, एक न्यूनतम। तो जो अधिकतम तीव्रता जिन बिंदुओं पर होती है उन्हें हम संकोची व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता जिन बिंदुओं पर होती है वहां पर जो व्यतिकरण होता है वो संकोची, कौन सा व्यतिकरण होता है, संकोची व्यतिकरण। और न्यूनतम या शून्य होती है, न्यूनतम या शून्य, उसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण 2 तरह का हो गया, ये बात आप समझ लो अच्छी तरह। ये तो व्यतिकरण की बात हुई। अब व्यतिकरण की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या होती हैं, शर्तें देखो बहुत आसान है इसकी शर्तें। 1 2 3 4। पहली शर्त क्या है कि जो तरंग है वो कला संबद्ध होनी चाहिए, अर्थात उनके बीच जो कलांतर है समय के साथ कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कला संबद्ध होनी चाहिए, कला संबद्ध। दूसरी चीज, तरंगों से जो तरंगें आपको उत्सर्जित हो रही हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर या बराबर, ठीक, लगभग बराबर, ठीक बात। इसके बाद में नंबर 3 में है आपका, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के कैसे होना चाहिए, बहुत करीब होना चाहिए। एक प्रकाश स्रोत यहाँ, एक प्रकाश स्रोत यहाँ, तो ऐसा नहीं प्रकाश स्रोत यहाँ हो, तो ये क्या है, प्रकाश स्रोत कैसे होना चाहिए, बहुत पास होना चाहिए। प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगें निकल रही हैं वो अति निकट होना चाहिए, अति निकट होना चाहिए। और चौथी बात क्या है इसमें, इनके जो आयाम है, आयाम लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो एक बार फिर समझ लें, सबसे पहले ये स्रोत है आपका कला संबद्ध होना चाहिए, अर्थात इनके बीच जो कलांतर है तरंगों के वो समय के साथ निश्चित होनी चाहिए। दूसरी बात में आपको तरंग दैर्ध्य, यानी इनसे स्रोतों से जो तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उनके जो तरंग दैर्ध्य है लगभग बराबर या बराबर होनी चाहिए। तीसरी बात में आपके आता है प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए, पास पास होनी चाहिए।
दूसरी और लास्ट बात ये है, इसमें क्या है, आयाम आपको कैसे होना चाहिए, लगभग बराबर या बराबर होनी चाहिए। तो ये व्यतिकरण की शर्तें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 3 का, इसको आप समझिए सही से। उत्तर 3 का, तीन का क्या है, इसमें प्रश्न है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इस विभव यानी 1000 वोल्ट हो जाए। जो गोलीय चालक है, आपने विलगित गोली चालक के लिए सूत्र पढ़ा होगा, C बराबर 4πε0 × R। ऐसी गोली चालक है ये, उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है और इसके आवेश की गणना करनी है, विभव आपको दिया हुआ है। तो देखिए चालक की त्रिज्या रखी, सबसे पहले तो त्रिज्या आपको R बराबर रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये आपका मीटर हो गया। इसके बाद में विभव आपका आप जानते हैं V होता है, ये दिया हुआ है 1000 वोल्ट। ठीक, हमें क्यों निकालना है, आवेश क्यों निकालना है, क्यों निकालने के लिए आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, CV। तो B तो आपके पास है लेकिन C नहीं है, तो हम क्या करेंगे, C निकाल लें पहले। तो C बराबर क्या होता है, 4πε0 × R। अब ये 4πε0 का मान क्या होता है आप जानते हैं, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 9। और इसका मान निकालना तो उल्टा कर दो, 4πε0 बराबर 1/, हो जाएगा। इस तरह से 4πε0 की जगह ये पूरा मान रख देंगे हम उठा करके, तो आसानी से हमारा हल हो जाएगा। देखिए C बराबर 1/9 × 9 गुणा R का मान कितना है, 9 × 10⁻²। इससे कट जाएगा, एक घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 10⁻9 × 10⁻²। तो C बराबर हो गया 10⁻11 फैराड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रख दो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻11 गुणा V वोल्टेज आपका 1000 दिया। 1000 का मतलब क्या हुआ, 10⁻3, इसमें +3 घट जाएगी, ये -11 ×10⁻3 तो हटा दीजिए, तो Q बराबर 10⁻8 कूलम आ गया ये आपका आवेश। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी, इनके लिए आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो हम करा रहे हैं इसको आप सही तरीके से पढ़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। डेली इसको पढ़िए, आप पढ़ने में कम समय दे रहे हैं, पूरे वीडियो देखिए हमारे, आधी वीडियो देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि जो है उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। और हमारे चैनल को फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। जो आपके रिश्तेदार या दोस्त हैं जिनको ट्यूशन नहीं मिल पा रही है, उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, उनका आप हेल्प कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनके भी मार्क्स आ सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखिए, उनकी हेल्प करिए। थैंक यू।